1971 के इंडो पाक वॉर साउथ एशियन हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बर्थ ऑफ बांग्लादेश हुआ और रीजन का जियोपॉलिटिकल मैप ही बदल गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच पाकिस्तान के फाउंडेशन मैन ही थे, जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से बना था। शुरू से ही पाकिस्तान के दो हिस्सों, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के मीनवाइल जियोग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंसेस थे। दोनों विंग्स का रिलीजन सेम था, लेकिन इंडिया के 1000 माइल्स से मोर एरिया उनको सेपरेट करता था। उनकी लैंग्वेजेस और कल्चर्स भी सेपरेट थे। वेस्ट पाकिस्तान जहां उर्दू स्पीकिंग एलाइट्स का कंट्रोल था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर उनके पास मोर थी। ईस्ट पाकिस्तान जहां पॉपुलेशन मोर थी, उनको लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बंगाली लैंग्वेज और कल्चर को दबाया जा रहा था। यह एलियनेशन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से और बढ़ गया। वेस्ट पाकिस्तान पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉस्पर हुआ, जबकि ईस्ट पाकिस्तान पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट में रहा। बंगाली पॉपुलेशन मेजॉरिटी होने के बावजूद अपने हाई देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग एलीट उनकी प्रॉब्लम्स इग्नोर करते थे। पाकिस्तान के शुरुआती सालों में ये रिजेंटमेंट बाद में ईस्ट पाकिस्तान में एक फुल ब्लोन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बन गया, जो 1971 के ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में एलिमिनेट हुआ। इसलिए 1971 के वॉर को अकेले नहीं समझा जा सकता। इसे डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मार्जिनलाइजेशन का नतीजा समझना होगा, जो ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली पॉपुलेशन ने फेस किया। 1970 बंगाली सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद ये पहले जनरल इलेक्शंस थे। अवामी लीग, जो ईस्ट पाकिस्तानी ऑटोनॉमी के लिए लड़ रही थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती। शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में अवामी लीग ने 6 पॉइंट प्रोग्राम पे कैंपेन किया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लिए मोर ऑटोनॉमी की डिमांड थी। अवामी लीग की विक्ट्री से वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग एलीट को शॉक लगा। जनरल याहिया खान के मिलिट्री जुंटा ने इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्हें फियर था कि देश ब्रेक जाएगा। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अवामी लीग को पावर देने की बजाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिप्रेशन का पथ चुना। मार्च 25, 1971 को पाकिस्तानी मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे एक ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इससे एक जेनोसाइड की शुरुआत हुई, जिसमें लक्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस मर गए और क्रोरस को हम छोड़कर फ्ली पादा। 1970 का इलेक्शंस, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का न्यू एरा लेन वेल दे, एक ब्लडी सिविल वॉर का रीजन बन गए। पाकिस्तानी मिलिट्री के रिजल्ट्स एक्सेप्ट न करने और बंगाली पॉपुलेशन पे क्रैकडाउन ने 1971 के वॉर की इमीडिएट ट्रिगर का काम किया। ऑपरेशन सर्चलाइट, जो मार्च 25, 1971 की रात को बंगाली पॉपुलेशन पे लॉन्च किया गया था, एक सिस्टमैटिक और ब्रूटल टेरर कैंपेन था, जिसका एम बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश करना था। पाकिस्तानी सोल्जर्स हैवी आर्टिलरी से आर्म्ड और हेट्रेड से भरे सिविलियंस, इंटेलेक्चुअल्स और किसी भी ऐसे पर्सन को टारगेट करते थे जिन पे अवामी लीग को सपोर्ट करने का सस्पिशन होता था। यूनिवर्सिटीज, जो बंगाली नेशनलिज्म के सेंटर्स थे, भी स्पेशली अटैक्ट किया गया। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को हॉस्टल्स और क्लासरूम से ड्रैग कर बाहर निकाला गया और उन्हें किल दिया गया। हिंदू मिनॉरिटी कम्युनिटी को खासकर टारगेट किया गया, उनके मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया और उनके होम और बिजनेसेस लूटेड लिए गए। पाकिस्तानी आर्मी ने लोकल कोलैबोरेटर्स की हेल्प से ईस्ट पाकिस्तान में टेरर स्प्रेड किया। मैसेकर्स, रेप्स और टॉर्चर कॉमन हो गए। वर्ल्ड एट्रोसिटीज की न्यूज से फिर गई जब रेफ्यूजीज ने ब्रूटैलिटी की स्टोरीज बताई। ऑपरेशन सर्चलाइट सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक जेनोसाइड था। पाकिस्तानी आर्मी की एक्शंस एक डिलिबरेट और सिस्टमैटिक अटेम्प्ट थी ईस्ट पाकिस्तान से बंगाली पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने की। इस पीरियड के हॉरर्स बांग्लादेश की कलेक्टिव मेमोरी पे ऑलवेज रहेंगे और इंटॉलरेंस और ऑपरेशन की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाते रहेंगे। ईस्ट पाकिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने इंडिया के लिए एक मॉरल डिलेमा क्रिएट किया। लाख्स ऑफ रेफ्यूजीज वायलेंस और प्रोसिक्यूशन से भागकर इंडिया के रिसोर्सेज भी बर्डन बन गए। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के अलावा क्राइसिस ने एक मॉरल ड्यूटी पेश की, जिसको इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता था। इंडिया, जो खुद 1947 के ये पार्टीशन से बना था और कम्युनल वायलेंस के हॉरर्स देख चुका था, अपने डोरस्टेप पे जेनोसाइड हैपनिंग देखकर साइलेंट नहीं रह सकता था। बंगाली लोगों की प्लाइट ने इंडियन पब्लिक को टच्ड और गवर्नमेंट से इंटरवीन करने की डिमांड बढ़ती गई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने थोड़ी हेसिटेशन के बाद एक्शन लेने का डिसीजन किया। इंडिया ने बॉर्डर पार करने वाले रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया, मेकशिफ्ट कैंप्स लगाकर खाना, शेल्टर और मेडिकल एड प्रोवाइड की।
लेकिन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड से फॉरवर्ड बैठ गया। यह समझकर कि मिलिट्री सोल्यूशन इनेविटेबल है, इंडिया ने मुक्ति बाहिनी, बंगाली रेजिस्टेंस फाइटर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। दिसंबर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन वर्सनिंग हैपनिंग जाने के साथ इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इंटरवीन करने का डिसीजन किया। सेक्शन 5 स्टार्ट ऑफ द वॉर, पाकिस्तान का अटैक और इंडिया का रिस्पॉन्स। दिसंबर 3, 1971 को इंडियन इंटरवेंशन को प्रिवेंट के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफील्ड्स पे वेस्टर्न सेक्टर में अटैक किया। यह अग्रेशन 1971 के इंडो पाक वॉर की ऑफिशियल शुरुआत थी। इंडिया इसके लिए प्रिपेयर था और तुरंत रिस्पॉन्स दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेसेस पे अटैक किया और वॉर के पहले कुछ दिनों में ही पाकिस्तानी एयर थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया। इंडिया की वॉर स्ट्रेटेजी टू प्रोंग्ड थी। ईस्ट में इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी के साथ ढाका, ईस्ट पाकिस्तान की कैपिटल, को कैप्चर करने के लिए ऑफेंसिव लॉन्च किया। वेस्ट में इंडियन आर्मी ने डिफेंसिव पोस्चर अपनाया, पाकिस्तानी अटैक्स को रिपेल किया और हैवी कैजुअलिटीज दी। पाकिस्तान का दिसंबर 3 का अटैक, जो इंडिया को ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता था, बैकफायर्ड पड़ गया। इंडिया के रिजॉल्व को ब्रेक की बजाय इसने बांग्लादेश को लिबरेट करने और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया के डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। Section 6 War on Two Fronts, India की Strategic Dominance। 1971 के War टू फ्रंट्स पे फॉर्ट गाया, जो हजारों माइल्स से सेपरेट थी लेकिन एक कॉमन पर्पस से जुड़ दी। ईस्ट में इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान में रैपिडली से फॉरवर्ड बढ़ा। पाकिस्तानी फोर्सेस आउटनंबर्ड मेन और डिमोरलाइज्ड, इंडियन आर्मी और बंगाली फ्रीडम फाइटर्स के ये कंबाइंड माइट का सामना नहीं कर सके। जसोरे, खुलना और चिटागोंग मेन की विक्ट्रीज ने इंडियन आर्मी के ढाका की तरफ फॉरवर्ड बढ़ने का पाथ बनाया। पाकिस्तानी डिफेंसेस रिलेंटलेस प्रेशर में ब्रेक गए और ढाका का फॉल सर्टेन था। इस मीनवाइल वेस्ट में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी ऑफेंसिव्स के खिलाफ वैलियंटली डिफेंसिव बैटल लड़ी। लोंगेवाला, बसांतर और चाम की बैटल्स में दोनों तरफ से फियर्स फाइटिंग और हैवी कैजुअलिटीज हुई। कुछ सेक्टर्स में आउटनंबर्ड में होने के बावजूद इंडियन आर्मी ने सुपीरियर टैक्टिक्स और लीडरशिप के साथ पाकिस्तानी अटैक्स को सक्सेसफुली रिपेल किया। इंडिया की वॉर में सक्सेस उसकी मिलिट्री प्रोवेस और उसके कमांडर्स की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का सबूत थी। इंडियन आर्मी ने टू फ्रंट्स पे लड़ते हुए रिमार्केबल करेज, डिसिप्लिन और टैक्टिकल एक्यूमेन दिखाया। सेक्शन 7 टर्निंग ऑफ द टाइड डिसीजन, कन्विक्टरीज और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। स्ट्रेटेजिक विक्टरीज का इस सीरीज के साथ वॉर का टाइड इंडिया के फेवर में पलट गया। दिसंबर 14, 1971 के एक डेयरिंग डे लाइट रेड में इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पे अटैक किया कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट करते हुए। यह ऑडेशियस अटैक, जो प्रिसीजन और स्किल से किया गया, पाकिस्तानी फोर्सेस को डिमोरलाइज कर दिया। ढाका का फॉल, जो कभी इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, अब इनेविटेबल लग रहा था। वेस्टर्न फ्रंट पे इंडियन आर्मी ने बैटल ऑफ बसांतर में एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री हासिल की, पाकिस्तानी टेरिटरी के बड़े पार्ट्स कैप्चर करते हुए और हैवी कैजुअलिटीज देते हुए। ये विक्ट्री ईस्टर्न थिएटर की सफलताओं के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे डिफीट एक्सेप्ट लेने का प्रेशर डाल दिया। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी की ब्रिलियंस इसकी एबिलिटी में थी कि वो टू फ्रंट वॉर इफेक्टिवली लड़ सके, जबकि वेस्ट में डिफेंसिव पोस्चर मेंटेन करते हुए और ईस्ट में स्विफ्ट और डिसाइसिव ऑफेंसिव लॉन्च करते हुए। यह स्ट्रेटजी इंडियन सोल्जर्स के करेज और सैक्रिफाइस के साथ इंडिया के लिए स्विफ्ट और डिसाइसिव विक्ट्री इंश्योर की। सेक्शन 8 सरेंडर और बर्थ ऑफ बांग्लादेश। जैसे ही इंडियन आर्मी ढाका के करीब पहुंची, पाकिस्तानी फोर्सेस के पास इमिनेंट डिफीट का सामना करते हुए सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दिसंबर 16, 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के कमांडर ने ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पी साइन किए। वॉर का एंड और बांग्लादेश का एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जन्म का निशान लगाते हुए ढाका में सरेंडर सेरेमनी को वर्ल्ड वाइड में लाखों ऑफ लोगों ने देखा। फ्रीडम की ऑपरेशन पे ट्रायम्फ का सबूत। बांग्लादेश के लोगों के लिए यह सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक लॉन्ग और हार्ड स्ट्रगल का रिजल्ट था। 1971 के वॉर की रिजल्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मिलिट्री पर्सनल का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें 93,000 से मोर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने वेपन्स डाल दिए। इंडिया के लिए ये डिसाइसिव विक्ट्री और बर्थ ऑफ बांग्लादेश साउथ एशियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रिशेप करते हुए। सेक्शन 9 साउथ एशिया को शेप करते हुए वॉर की अमर विरासत।
1971 के इंडो पाक वॉर का साउथ एशिया पे एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। वॉर ने न सिर्फ बांग्लादेश के क्रिएशन को अंजाम दिया बल्कि रीजन में पावर के बैलेंस को भी फंडामेंटली बदल दिया। इंडिया अपनी डिसाइसिव विक्ट्री के साथ साउथ एशिया में एक मेजर पावर के रूप में उभरा, जबकि पाकिस्तान डिफीट की शेम और अपने ईस्टर्न विंग के लॉस से जूझ रहा था। वॉर ने कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट और सभी लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। वॉर के दौरान किए गए एट्रोसिटीज, खासकर ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान, इंटॉलरेंस की डेंजर्स और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीड की याद दिलाते हैं। 1971 की वॉर की लेगेसी टुडे भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को शेप करती है। वॉर ने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में डायलॉग और डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस और शेयर्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन की नीड को अंडरस्कोर किया। 1971 का वॉर साउथ एशियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था, ह्यूमन स्पिरिट की फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एंड्यूरिंग क्वेस्ट का सबूत। यह एक रिमाइंडर है कि डार्क से डार्क टाइम्स में भी होप डिस्पेयर पे विक्ट्री सकती है और जस्टिस, इवन इफ डिलेड, अल्टीमेटली प्रिवेल करती है।